नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तिका वितान के पाठ 3 अतीत में दबे पांव के प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। चित्र में आप देख ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो एक बहुत ही सुनियोजित नगर से संबंधित सभ्यता थी। इन दो चित्रों में दिखाया गया है कि इस सभ्यता में जो 5000 साल पूर्व की है उसमें भी नगर बहुत ही व्यवस्थित होते थे, 2 मंजिला मकान होते थे। सिंधु नदी जो इस नगर के समीप ही बहती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, अनाज के कोठार थे, नहाने के लिए स्नानागार था, महाकुंड था। तो इस प्रकार से ये सभ्यता की बहुत सी विशेषताएं हैं। तो हम केवल प्रश्नोत्तर हल ही नहीं करेंगे, चित्रों के माध्यम से उन प्रश्नों को, उनके उत्तरों को समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो इस प्रश्न में देखिए हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हमें पूछा क्या गया है। कभी कभी जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं उसमें आप लोग पूछा कुछ जाता है और हम लिख के कुछ आते हैं। तो इसमें पहली चीज़ हमें बतानी है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, और दूसरी चीज़ ये बतानी है कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो कैसे? उत्तर देखिए, यहाँ मैंने जो लाल रंग से चीज़ें लिखी हैं वो इसके मेन की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में बहुत चर्चा होती है, और इस बात से सभी प्रभावित हैं कि वहाँ की खास चीज़ें जैसे जल संचयन और निकासी व्यवस्था, भव्य महाकुंड की वास्तुकला, नगर नियोजन व अन्न भंडारण, ये तीनों चीज़ें अत्यंत विकसित और परिपक्व थीं। हर निर्माण बड़ी ही सूझबूझ के साथ किया गया था कि यदि सिंधु नदी का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की समृद्धता दिखाई देती है, पर संपन्नता की बात कम हुई है। अब हमें ये बताना है कि भव्यता का आडंबर कैसे नहीं दिखता। तो यहाँ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता एवं आडंबर दिखाई नहीं देता है। खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो आकार में बहुत ही छोटी हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित थी, जो किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र से संचालित नहीं थी। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। तो यहाँ हमको सौंदर्य बोध के बारे में बताना है। फिर ये बताना है कि जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, और यह सौंदर्य बोध हमें निम्न रूपों में देखने मिलता है। पहला तो यहाँ वास्तुकला या नगर नियोजन बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया है। दूसरी चीज़, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड, और उनमें चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, चित्र बहुत ही सुंदर ढंग से अंकित किए गए हैं। सुनिर्मित मोहरें अर्थात मोहरें बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई हैं, उनमें बारीकी से आकृतियाँ खुदाई की गई है, उत्कीर्ण यानी खुदाई की गई है, और खिलौने भी बहुत सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। चौथा, केश विन्यास अर्थात हेयर स्टाइल, आभूषण और उनके ऊपर सुघड़ अक्षरों का जो लिपि रूप है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो ये सारी वस्तुएं ये सिद्ध करती हैं कि सिंधु सभ्यता कला सिद्ध थी, ना कि तकनीकी सिद्ध। अब खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली हैं वो समाज पोषित थीं। कैसे? यहाँ औजार मिले हैं, हथियार नहीं। तो औजार मिले हैं अर्थात कोई पेशा, कोई व्यवसाय चलता होगा, इसलिए यह समाज प्रधान सभ्यता थी। यह व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक थी। और तीसरी चीज़, यहाँ भव्य राजप्रसाद अर्थात महल या मंदिर नहीं मिले हैं, अतः इससे स्पष्ट है कि यहाँ किसी राजा का प्रभाव या धर्म विशेष का प्रभाव नहीं था। हाँ, इतना अवश्य है कि कोई ना कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित ये सभ्यता नहीं थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता का सौंदर्य समाज से पोषित था। प्रश्न 3 देखिए,
पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी? तो यह भी दूसरे प्रश्न की तरह ही है कुछ। ताकत से अनुशासित अर्थात यहाँ कोई राजतंत्र नहीं था, ये आपसी समझ से अनुशासित सभ्यता थी। कैसे? तो इसमें देखिए, पुरातत्व के निम्न चिन्हों के आधार पर हम कह सकते हैं। पहला चिन्ह, इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें औजार हैं, हथियार नहीं है। अर्थात हथियार यदि होते तो पता चलता कि राजतंत्र था, किसी राजा का शासन था। तो ये औजार मिले हैं। और समूची जो सिंधु सभ्यता है उसमें वैसे हथियार बिल्कुल नहीं मिले हैं जैसे राजतंत्र में मिलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल होते हैं, उपासना स्थल होते हैं, मूर्तियाँ, पिरामिड होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तीसरी चीज़, नरेश का जो मुकुट है, राजा का मुकुट है, जो बहुत ही छोटा है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ राजतंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। चौथी चीज़, अनुशासन ज़रूर था। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि नगर योजना बहुत उत्तम है, वास्तुशिल्प बहुत उत्तम है, मुहर है, ठप्पे हैं, पानी और साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता है। तो इनसे पता चलता है कि आपसी समझ से अनुशासित सभ्यता ये थी, ना कि ताकत से अनुशासित। प्रश्न 4, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, ये आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो ये लेखक का एक यात्रा वृत्तांत का हिस्सा है। उन्होंने यात्रा करते हुए जब वे सिंधु सभ्यता के उन खंडहरों पे घूमे हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें अनुभव की हैं और उन्हीं को यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस कथन के पीछे लेखक का आशय ये है कि यहाँ की इमारतों के ऊपरी हिस्से नष्ट हो चुके हैं। उनकी सीढ़ियों पर चढ़कर अब हम किसी भी छत पे नहीं जा सकते, किंतु खंडहर होने के बाद भी पायदान अर्थात सीढ़ियाँ बीते इतिहास का पूरा परिचय देती हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना एक बढ़िया रोमांच है। सिंधु सभ्यता केवल इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास के पार की वस्तु है। इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम यहाँ की नागर सभ्यता के टूटे फूटे अवशेषों को देखकर उस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो 5000 साल पहले यहाँ बसी हुई थी। ये अधूरे पायदान यही दर्शाते हैं कि विश्व की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास कैसा रहा होगा। तो यह 5000 साल पहले की सभ्यता की जानकारी देता है। अब अगला प्रश्न है 5वां, टूटे फूटे खंडहर जैसा आप चित्र में देख सकते हैं सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों के भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि यह लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है। वो इस सभ्यता की गलियों में, मतलब इस नगर की गलियों में घूमे हैं। जो नगर है, घर हैं, उन कमरों के बीच में उन्होंने चक्कर काटे हैं। तो इससे वो कुछ इतिहास की धड़कती जिंदगियों को उन्होंने एहसास किया है और उसी को वो यहाँ दर्शाना चाहते हैं। यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के साथ इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। मोहनजोदड़ो से में प्राप्त खंडहर यह एहसास कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले कभी यहाँ बस्ती थी। ये खंडहर उस समय की संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली का परिचय कराते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, इस शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर आप सुस्ता सकते हैं, चाहे वह एक खंडहर ही क्यों ना हो। दूसरी चीज़, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं कि हो सकता है हम किसी अनजाने घर में कैसे घुस रहे हैं, किसी और के घर में क्यों घुस रहे हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर रसोई रही होगी, यहाँ किस तरह से खाना पकता होगा, उसकी गंध कैसे उड़ती होगी। शहर की किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। अर्थात किसी भी मार्ग में आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब यहाँ से बैलगाड़ी गुजरती होगी तो कैसे बैलों की घंटियों की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है।
तो इस तरह से जीवन के प्रति यदि हमारे पास एक सजग दृष्टि हो तो हम पुरातात्विक खंडहर में भी जीवन की धड़कन सुन सकते हैं। इस प्रकार से ये एक दस्तावेज होते हैं। प्रश्न 6, यह प्रश्न आपके करने के लिए है, इसलिए मैंने कुछ केवल हिंट दिए हैं इसमें। आपको किसी ऐसे स्थान का जिक्र करना है, ऐतिहासिक स्थान का, जिसका आपने नज़दीकी से जिसको देखा हो। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे आप अपनी देखी हुई ऐतिहासिक जगह का नाम लिख सकते हैं, उसका इतिहास बता सकते हैं, उससे संबंधित घटनाएं बता सकते हैं, वहाँ पहुँचने का रास्ता और या उसका वर्तमान में रख रखाव, इन बारों में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक चित्र दर्शाया है जो स्नानागार का चित्र है। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा महाकुंड है और इसके आसपास स्नानागार बने हुए हैं। इस बारे में भी आगे के प्रश्न में जिक्र करेंगे। तो इस चित्र को आप आसानी से देख सकते हैं और ऊपर देख सकते हैं ये बौद्ध स्तूप बना हुआ है। स्तूप से एक देव मार्ग आता था जो इस महाकुंड तक आता था। प्रश्न 7, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं एक नाली बनी हुई है। नाली अर्थात ये जल निकासी व्यवस्था का उत्तम प्रबंध इस मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में था और ये पक्की ईंटों की जुड़ाई है इस नाली में और ये ढकी भी होती थी पक्की ईंटों से। तो ये आज के नगर को एक तरह से चुनौती देती है कि आज भी बड़े बड़े नगरों में इस तरह की नगर जल निकासी व्यवस्था देखने नहीं मिलती है जो 5000 साल पहले थी। तो क्या इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति थी? तो जी हाँ, जल संस्कृति हम कैसे कह सकते हैं? पहली चीज़ तो ये सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। दूसरी चीज़, यहाँ 700 कुएँ मिले हैं जिससे पता चलता है कुएँ के पानी की बहुत बहुतायत थी। तीसरी चीज़, यहाँ स्नानागार मिले हैं और जो महाकुंड मिला है उसमें पानी रिस ना सके उसके लिए चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल होता था। चौथी चीज़, जल की निकासी के लिए नालियाँ और नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने और ढके होते थे। पांचवी चीज़, मकानों में भी अलग अलग स्नानागार हैं अर्थात वॉशरूम बने हुए हैं। मोहरों पर कुछ ऐसे पशुओं के चित्र हैं जो जल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक जल संस्कृति थी। 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। तो ये एक चर्चा का विषय है किंतु प्रश्नोत्तर के रूप में हमने इसे थोड़ा सा वर्णित कर दिया है कि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु खुदाई में जो कुछ मिला है, बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, नगर है, सड़क है, गलियाँ हैं, वो भी एक साक्ष्य की ही तरह है। तो हम उन्हें साक्ष्य कह सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि साक्ष्य लिखित हो, जो दिख रहा है वो भी तो किसी प्रमाण से कम नहीं है। तो इन्हीं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता, ये संस्कृति विकसित हुई थी। तो यहाँ एक चित्र भी दिखाया है मैंने कि जो साक्ष्य के रूप में मिला है। खिलौना है, राजा की मूर्ति है, मोहर है, नर्तकी की मूर्ति है, आभूषण है, गेंडे का चित्र है। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लेखक ने मोहनजोदड़ो की नगर योजना की तुलना आज के नगरों से किस प्रकार की है? अब यहाँ देखिए, मैंने नीचे 2 चित्र हैं। जो पहला चित्र है पीले और गुलाबी रंग का, ये चंडीगढ़ की ग्रिड शैली का चित्र है और दूसरा जो चित्र है वो सिंधु सभ्यता की नगर योजना है। इनमें बहुत ही ज़्यादा समानता है। तो जिस तरह से आज का शहर बसाया गया है चंडीगढ़, वैसा 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता में बसाया जा चुका है। तो लेखक ने इनकी तुलना किस प्रकार से की है? लेखक कहते हैं कि आप यदि चबूतरे से नीचे की तरफ देख लेते हैं तो सहज ही आप भांप सकते हैं कि इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हैं,
मगर शहरों की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। अर्थात इन खंडहरों को देखकर भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की सड़कें और गलियां उस समय होती थी। दूसरी चीज़, यहाँ की लगभग सारी सड़कें सीधी या आड़ी होती थी। आज के वास्तुकार इसको ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा तिरछा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन इससे रहन सहन बहुत नीरस हो जाता है और अराजकता हाथ लगती है, ऐसा लेखक का मानना है। तीसरी चीज़ इन्होंने कही है कि ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ये ग्रिड शहर शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान अर्थात मॉडल ठहराए जाते हैं। लेकिन लेखक को लगता है, शंका है उन्हें, कि ऐसी बसावट शहर के खुद के विकास का कितना अवसर देती होगी। तो इस प्रकार की तुलना यहाँ पर लेखक ने की है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, महाकुंड के विषय में बताइए। महाकुंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुकला का नमूना है जो सिंधु सभ्यता में मिला है। साथ ही यहाँ की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी बताया। तो उत्तर ये है कि महाकुंड स्तूप के टीरे से जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ मिलता है। धरोहर के प्रबंधकों ने इस गली को नाम दे दिया है देवमार्ग, और माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। जैसा आज भी आप देखते हैं, जब कुंभ मेला लगता है तो बहुत से लोग स्नान करने के लिए साधु या बहुत से अखाड़े के साधु स्नान करने के लिए आते हैं पवित्र नदियों में। तो इस तरह से ये सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था, और महाकुंड में भी शायद वही होता होगा। अब कुंड की विशेषताएं क्या है? कुंड करीब 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा है। दूसरी चीज़, कुंड में उत्तर और दक्षिण में से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। तीसरी चीज़, उत्तर में 2 पांत अर्थात पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है। चौथी चीज़, सिद्ध वास्तुकला का यह एक नमूना है। इसमें खास बात यह है कि इसमें पक्की ईंटों का जमाव है। पांचवी चीज़, कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का गंदा पानी कुंड में ना आ जाए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। छठवीं चीज़, पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें खड़ी की गई हैं जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। सातवीं चीज़, कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है जिसमें दोहरे घेरे हैं। दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। अब इसकी जल निकासी व्यवस्था। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो के कृषि उत्पादों तथा उद्योग के विषय में बताइए। उस समय कौन कौन से कृषि उत्पाद हुआ करते थे? तो ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूज, अंगूर, बेर, ये सब होते थे। कपास की भी खेती होती थी। वहाँ कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं, और सूती कपड़ा मिला है, जो एक जॉर्डन में मिला है और एक यहाँ मिला है। तो 2 ही प्रकार के सूत के नमूने मिले हैं। सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, तो रंगाई का भी कारखाना मिला है। साथ ही आयात निर्यात भी किया जाता था। छाल्टी और ऊन ये यहाँ सुमेर से आयात होते थे, और सूत को संभवतः ये लोग निर्यात करते थे। साथ ही कुम्हारी का काम भी होता था, क्योंकि बड़े आंगन वाले घर मिले हैं जहाँ कुम्हार लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाया करते होंगे। प्रश्न 4 है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर लेख लिखिए। तो अभी तक हम लगभग सभी विशेषताएं सिंधु घाटी की देख चुके हैं, फिर भी कुछ और नज़र डालते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वे खुली व साफ थी, तो वो समकोण पर कटती थी सर। यहाँ सामूहिक स्नानागार मिले हैं। पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था है। नालियाँ पक्की व ढकी हैं। खेती व व्यापार के प्रमाण मिले हैं। अनाज भंडार घर की व्यवस्था है। मोहरों पर उत्कीर्ण कलाकृतियाँ, आभूषण, सुघड़ अक्षरों की लिपि आदि से कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है।
नगर सुनियोजित थे और कुएं बहुतायत में थे। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न 5, पर्यटक यदि मोहनजोदड़ो में देखना चाहें तो क्या क्या देख सकते हैं? तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने एक चित्र में दिखाई है। बौद्ध स्तूप, मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी हैं। साथ ही स्नानागार, जिसका जिक्र हमने अभी किया है, महाकुंड, उसको देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ अजायब घर। अजायब घर छोटा है, यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मिट्टी के बर्तन, दिए, तांबे का आईना, 2 पाटन वाली चक्की आदि रखी गई हैं। तो इनके ज़रिए हम इस संस्कृति को और भी ज़्यादा जान सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।